Namaskar. Welcome to the Protsan Masterclass on vitamin B12 and vitamin B9, that is folic acid. कोई भी चीज़ हमारे समाज में जब इतनी कॉमन हो जाती है ना, तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये बीमारी है ही नहीं, और हम इसके एक्चुअल इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। उसी तरह से ओबेसिटी है, उसी तरह से डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जबकि एक ऐसी दीमक है जो हम सबको कैंसर दे रही है और रोज़ दे रही है, बट स्टिल उसको हम अभी भी सीरियसली नहीं लेते और शुगर से बहुत प्यार करते हैं। तो बिफोर आई बिगिन, लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। I hope you can all see the Protsan logo. Okay, before we begin, let me introduce myself. My name is Dr. Jayant Sharma, father of two beautiful angels, a fighter pilot aspirant turned homeopathic physician and a psychotherapy consultant by qualification, with a cumulative medical experience of more than 17 years now. I have treated more than 20,000 COVID cases on record exclusively with homeopathy. An ultra marathoner who have participated successfully in two of the highest ultra marathons of the world, like Khardungla Challenge, that is 72 kilometers, and Silk Route Ultra, that is 122 kilometers, both in Ladakh at the highest altitude with lowest of oxygens. A fitness enthusiast, a lifestyle coach and implementer. Since last 4 years, we have developed this Protsan program. The aim of this program is to provide a holistic approach. हम लोग एक holistic approach देते हैं जो diet, exercise, stress response management या modification and environmental factors से आपको along with some nutraceuticals and homeopathic medicine, हमारा aim होता है कि हम actually disease को reverse करें, not just manage it. So our motto is stop managing and start healing at Adarsh Homeopathy, along with our holistic team of doctors, especially Dr. Garima, who undertakes the diet guidance and help us achieve amazing, marvelous results, some of them even miraculous. हमारे जितने फोर फादर्स रहे हैं, फाउंडर्स रहे हैं, चाहे होम्योपैथी लीजिए, आयुर्वेद ले लीजिए, होम्योपैथी, वट एवर यू कैन टेक, इन सब में इन्होंने यही बताया कि 85% से ज़्यादा जो डिजीज़ है कैन बी क्योर्ड राइट एट द होम। मतलब आपको उसके लिए डॉक्टर को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई डू वी डोंट नो दैट? हो सकता है कि हमारी मेडिकल एजुकेशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है या उसको इस तरह से सैबोटेज कर लिया गया है कि हम एज ओल्ड विजडम को भूल गए हैं। आज के इस मास्टर क्लास का स्ट्रक्चर आपके सामने है। हम इन इम्पॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढेंगे और उसको प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में, हमारी बिजी अर्बन लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि कितनी आसानी से B12 और फॉलिक एसिड, जो कि एक तरह का एपिडेमिक है अर्बन लाइफ में और आजकल तो विलेजेस में भी, कि कैसे उसको हम उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं, इनकी कमियां क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हैं, इनसे क्या क्या बीमारियां मिलती हैं, और अंत में मैं आपको जो अपनी पर्सनल कुछ रेसिपीज़ है जो मैं डे टू डे यूज़ करता हूँ वो शेयर करूँगा। एंड उसके बाद वी विल हैव ए ओपन क्वेरी सेशन जहां हम आपके कोई भी डाउट्स, क्वेरीज मैं और डॉक्टर गरिमा अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ के साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम कोई भी फैंसी रिसर्च पेपर्स या फैंसी अप्रोचेज या नो फैड्स को आपके साथ शेयर नहीं। इट विल बी एन एज ओल्ड, टाइम टेस्टेड, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, वो आपको शेयर करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट क्रेडिबल बुक विच all cancer researchers including myself, I am a self educated cancer researcher you can say, तो आप जितने भी कैंसर रिसर्चर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इस बुक को पढ़े बिना अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जो भी हम आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, दिस विल बी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर MD एंड DM स्टूडेंट्स स्टडिंग कैंसर ट्रीटमेंट और ऑन्कोलॉजी। ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है सेल के अंदर जो विटामिन B12 और D के बिना पूरा नहीं होता। मुझे पता है आप लोग टेक्निकली साउंड नहीं है मेडिकल नॉलेज के लिए, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने देता हूँ। सी, हमारी बॉडी में ना रोज़ ही कुछ सेल्स, पुराने सेल्स, सेनेसेंस सेल जिनकी उम्र हो गई है, वो टूटते रहते हैं, मरते रहते हैं, एपोप्टोसिस होता है उसको, और उनकी जगह उनकी रिप्लेसमेंट होती है विद न्यू जनरेशन, नए सेल्स।
जैसे हमारी स्किन है हर 28 डेज में बदल जाती है, हमारे बाल ग्रो करते हैं, नाखून ग्रो करते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि ओरल म्यूकोसा मुंह से लेके एनल म्यूकोसा तक की गट लाइनिंग हर 3 दिन में बदल जाती है। रेड ब्लड सेल 120 दिन में, न्यूट्रोफिल जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सिर्फ 7 से 10 घंटे में बदल जाते हैं, 15 दिन उनको लगते हैं मैच्योर होने में। ऐसे ही अलग अलग सेल्स की अलग अलग एज है। लेकिन जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है जैसे स्किन है, ओरल म्यूकोसा है, फीमेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू है, यूट्राइन टिश्यू है जो हर महीने चेंज होता है, हर महीने उनको नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सब सेल्स को आपने सोचा कि क्या सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है इनके लिए, वो है डीएनए। डीएनए जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे ही कि ये सेल्स फंक्शनिंग कर पाते हैं और आगे चल पाते हैं कि क्या इससे हमें फ़ायदा बेनिफिट मिल रहा है या क्या आगे हमें जो है वो होने वाला है कि कैसे हम लोग इससे नए सेल्स डेवलप करेंगे। तो आपके सामने एक सिंपल है, फॉलेट कन्वर्ट होता है जो फॉलिक एसिड, इसमें विटामिन B12 की यहाँ ज़रूरत होती है। विटामिन B12 और फॉलेट मिलके आपका बेसिक रॉ मटेरियल देते हैं जो कि प्यूरिन और पायरामिडिन बेसिस हैं, जिसे ATGC कहते हैं। हम सब ने अपनी बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ा होगा, एडेनिन, ग्वानिन, टायरोसिन एंड साइटोसिन, ये सब से मिलके ही हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बिना कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। अलॉन्ग विद दिस अनदर फंक्शन विच these B12 एंड फॉलिक एसिड मेक्स एज ए कोफैक्टर, मीन्स इनके ये जो होमोसिस्टीन हमारा मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है, मिथाइलेशन रिएक्शन है ये, और यही होमोसिस्टीन फिर कन्वर्ट होता है ग्लूटाथायन में। ग्लूटाथायन जो कि सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये हमें रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज से बचाता है, उन्हें न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में डिजीज सेल, म्यूटेटेड सेल या कैंसर सेल्स होते हैं उनको मारने की क्षमता ये ग्लूटाथायन रखता है। इसके अलावा ये ग्लूटाथायन और एक पाथवे से बनता है जिसमें मेलाटोनिन कन्वर्ट होता है ग्लूटाथायन। मेलाटोनिन कब बनता है? जब हम रात को एक गहरी नींद सोते हैं पूरे अंधेरे कमरे में, या फिर दिन के टाइम जब हम नेचर में जाते हैं, जबकि हम रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेस जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होती सन की, जब वो हमारे पीनियल ग्लैंड पे या हमारी बॉडी पे पड़ती है तो मेलाटोनिन सेक्रेट होता है जो कि फिर ग्लूटाथायन में, जो कि एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अगर ये B12 और फॉलिक एसिड की कमी रहेगी और साथ में विटामिन B, तो ये होमोसिस्टीन ग्लूटाथायन में कन्वर्ट नहीं होगा और ये होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। होमोसिस्टीन की मात्रा ब्लड में बढ़ने से हमें प्री मैच्योर स्ट्रोक्स यानी कि लकवा मारना, प्री मैच्योर हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस होना, यही कारण है कि हम होमोसिस्टीन को कम रख के अपने आप को हार्ट डिजीज और वैसोक्लोसिव फिनोमिना से बचा सकते हैं। तो आपने समझा, हम लोग इजीली बोल देते हैं B12 की कमी है यार, आजकल तो सब में गोली खा लेंगे, बट वो गोलियां भी पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होती, आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी बॉडी का कोई भी नया सेल बिना फॉलिक एसिड और B12 के बिना नहीं बनेगा। तो समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी। यही इसी बुक का परसेप्ट है जिसमें लिखा है ना कि DNA सिंथेसिस के पिरामिडिन और पायरामिडिन और प्यूरिन बेसिस DNA और RNA स्ट्रक्चर नहीं बन सकता इनके बिना। तो इनकी कमी से क्या क्या बीमारी होंगी समझ के देखिए। जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, सबसे पहले तो ब्लड सेल्स, तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। अनीमिया के सारे सिम्टम्स, सांस फूलना, थक जाना, ऑक्सीजन पूरी ना पहुंचना बॉडी को। उसके अलावा हमारी जो मैंने बोला है एपिथेलियम सर्फेसिस है, बकल म्यूकोसा होगी, मुंह में अल्सर आना, एंगुलर किलोइटिस मीन्स आपके लिप्स के आसपास कटे फटे रहना, जीभ पे कट्स आ जाना। उसके अलावा आपके जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में वेजिनल इन्फेक्शंस इजीली होना, पेट में अल्सर्स रहना, जलन होना एट्सेट्रा। उसके अलावा क्योंकि न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स भी B12 पे डिपेंडेंट है, हमारी बोन मैरो फंक्शनिंग करते हो, उसीलिए हमारी इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि इम्यून सेल्स न्यूट्रोफिल्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, और ब्रूजिंग जो ब्लीडिंग रोकते हैं वो हैं प्लेटलेट्स, जिनकी कमी होने से डेंगू में भी आपने सुना है ना, जब ज़्यादा हो जाता है तो कैसे कमी आ जाती है। उसके बाद आपने सुना है कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड हम पहले से ही शुरू कर देते हैं एज ए प्रोफाइलैक्टिक। क्यों? क्योंकि न्यूरल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट पैलेट, डाउन सिंड्रोम, बहुत सारे और जो कंजेनिटल एनोमलीज है वो हो सकती है अगर आपके प्रेग्नेंट वुमेन में B12 और विटामिन B9 की कमी रहे। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स जो हमने देखा, या सेरेब्रोवैस्कुलर यानी स्ट्रोक अगर होमोसिस्टीन की कमी हो। मैलिग्नेंसी और कैंसर्स, स्पेशली एनोरेक्टल कैंसर्स में स्टडीज़ प्रूव हो चुकी हैं कि B12 की कमी से, B12 ज़्यादा होने से या B12 लेने से प्रिवेंटिव होता है कोलोरेक्टल कैंसर के अगेंस्ट। और
आप खुद ही समझ देखिए प्रैक्टिकली, अगर डीएनए सही बनेगा, उसमें म्यूटेशन नहीं होगी, डीएनए की क्वालिटी अच्छी होगी, तो सेल की क्वालिटी अच्छी होगी, म्यूटेशन नहीं होगी। सिमिलरली न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आपने सुना है ना, हम तो बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट को होता है, वैसे आजकल जैसे जैसे एज बढ़ती है और ये कमी जितने साल जितने महीने हमें रहती है, हमारे पैरों में झंझनाहट होना, कई लोगों को पैरों में चुभन भी फील नहीं होती, चोट भी नहीं समझ आती, तभी डायबिटिक लोगों को बोलते हैं पैरों का ध्यान रखिए, पैरों के नीचे गद्देदार फील होना या रात को नींद में बेचैनी होना पैरों में, ये सब भी, और साथ में कॉग्निटिव डिक्लाइन, एल्जाइमर्स, मेमोरी लॉस, ब्रेन फंक्शनिंग लो होना, ये सब ब्रेन फैग एटसेट्रा में भी विटामिन B12 और डी का, सॉरी विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं कि क्यों हमें इसकी कमी होती है इतनी आसानी से, या क्यों ये एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके लिए हमें पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से एब्जॉर्ब होने में इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे विटामिन B12 यानी कोबालामिन की। कोबालामिन सिर्फ प्रोड्यूस होता है माइक्रोब से, ये याद रखिएगा। हम लोग इतने सैनिटाइजेशन फ्रीक हो गए हैं आजकल, सिनिकल हो गए हैं स्पेशली कोविड के बाद से, कि हमने बैक्टीरिया को इतना बड़ा दुश्मन मान लिया कि हम टॉफियों की तरह एंटीबायोटिक लेते हैं। ज़रा जुकाम हुआ नहीं एंटीबायोटिक, ज़रा कुछ हुआ नहीं चलो भाई सैनिटाइज़र लगाओ। इतना हाइजीन हो गए, मिट्टी को तो छूने ही नहीं देते अपने बच्चों को आजकल। तो माइक्रोब से हमारी दुश्मनी हो गई है, जबकि हमारी दोस्ती होनी चाहिए थी। ऑफकोर्स अच्छे बैक्टीरिया से, बीमारी वाले से नहीं, बट खैर। और ये रूमिनेंट्स आपने कभी देखा है, गाय भैंस भेड़ बकरी जानवर जिराफ एट्सेट्रा को कभी कोई विटामिन B12 की गोली दे रहा है? क्यों? क्योंकि नेचर ने उनको स्पेशल फोरगट दिया है। उनके एब्डोमेन में ऐसा ऑर्गन है जो नेचुरली फर्मेंट करता है फूड को, और वो 2 बार खाने को इसीलिए चबाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों में बड़ा मिथ है कि बिना नॉनवेज एग्स और मिल्क प्रोडक्ट्स लिए बिना, स्पेशली आई एम ए वीगन, हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में भी वीगन लाइफ जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते, क्योंकि यही एक डाइट है जो डिजीज़ रिवर्सल में हेल्प करती है। तो वीगन लोगों को भी विटामिन B12 पूर्ति हो सकती है, प्रोवाइडेड वो अपनी गट को रूमिनेंट्स जैसा हेल्दी बना ले। कैसे बनाना है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वेजिटल फ्रूट्स में बहुत कम मात्रा में होता है, ये बताया जाता है। यही मॉडर्न मेडिसिन ने हमारा दिमाग चेंज कर दिया, हिला दिया, और यही हम डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं तो हम भी यही रेकमेंड करते हैं, नहीं तो फिर गोली लो अगर वेजिटेरियन। बट ऐसा नहीं है, वी विल प्रूव यू रॉन्ग हेयर टुडे। अब पहले एब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं वापस। जो रूमिनेंट्स है ना, रूमिनेंट्स क्या होते हैं? यही ग्रेजिंग एलिमेंट, इनके पेट में फर्मेंटेशन का है, तो हमें कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन यूज़ करनी है, उसकी बात करते हैं। नाउ कम बैक टू एब्जॉर्प्शन हेयर। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये कोबालामिन हम खाते हैं, इसके बाद हमारी फोरगट में यानी ड्यूओडेनम जूजनम स्टमक में पैंक्रियाटिक एंजाइम आके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद ये ज्वाइन करता है जाके हिपैटोकोरिन यानी कि ट्रांसकोबालामिन 1। जार्गन नहीं है, घबराइए मत। बेसिकली ट्रांसकोबालामिन ट्रांसपोर्ट करता है, ये पहला ट्रांसपोर्टर है जो कोबालामिन को पकड़ता है और उसको फिर इंटेस्टाइन तक ले जाता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में जो इलियम है, जो लेटर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है हमारा, जहाँ पे ज़्यादातर एनारोबिक बैक्टीरियाज रहते हैं जिनको ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है, उनके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर ज्वाइन करता है और ये पहला जो ट्रांसपोर्टर है हट जाता है। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है? ये आता है पेट से। हमारे स्टमक में जितना एसिड सेक्रेट होता है उतना ही पैरेलल सेक्रेशन इंट्रिंसिक फैक्टर की होती है। और एसिड तो हम दुश्मन मानते हैं, क्योंकि एंटासिड तो हमारी 80% एडल्ट पॉपुलेशन यूज़ कर रही है। अब सोचो, एंटासिड लोगे एसिड कम होगा, पैराइटल एसिड भी कम करेंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा तो ये कोबालामिन ज्वाइन किससे करेगा? एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो ये वेस्ट हो जाता है, आपके स्टूल में निकल जाता है, पॉटी में निकल जाता है। तो इसीलिए हमें B12 की कमी आ जाती है। तो एंटासिड बहुत बड़ा दुश्मन है B12 का, ये समझ लीजिए। तो टॉफियों की तरह खाना बंद कीजिए उसको। उसकी असली कॉज पे जाइए कि एसिडिटी आपको होती क्यों है, उसमें चेंजेस कीजिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, डाइट में चेंजेस कीजिए, ना कि एंटासिड खाने की आदत डाल लीजिए। उसके बाद अब ये आता है पैंक्रियाज हो गया, ट्रांसकोबालामिन स्टमक हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जाके ये क्यूबिलिन से ज्वाइन करता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में, इंटेस्टिनल सेल्स की हेल्थ की बात आ गई। और सेकंड ट्रांसकोबालामिन यानी सेकंड ट्रांसपोर्टर जो कि लिवर बनाता है, तो लिवर हेल्थ की भी बात आ गई। ये सेकंड ट्रांसपोर्टर इसको पकड़ता है कोबालामिन को, इंटेस्टाइन म्यूकोसा में ले जाता है, वहाँ से ये सेल ब्लड में देते हैं, ब्लड से ये लिवर में आ जाता है और प्रोसेस होकर हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ चले जाते हैं। तो ये तो हो गई ऑब्जॉर्प्शन का बेसिक्स। तो 4 बेसिक ऑर्गन, स्टमक की हेल्थ, पैंक्रियाज की हेल्थ,
लिवर की हेल्थ और इंटेस्टाइन की हेल्थ। ये ट्रांसपोर्ट की बात करी। अब देखिए TC1 जो मैंने बोला ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन से क्रिएट कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स, स्पेसिफिक ग्रेन। और पहले हमने पढ़ा कि B12 की कमी से न्यूट्रोफिल का फंक्शन खराब होता है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। न्यूट्रोफिल खराब हेल्थ में होते हैं तो वो ट्रांसकोबालामिन सेक्रेट नहीं करते, फिर B12 और कम होता है, तो इस तरह से विशियस साइकिल बना रहता है और इसीलिए हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो इम्यूनिटी के लिए कहीं से हमें कोई स्पेशल, जो आजकल बेच रहे हैं ना सबकी घोल घोलो दूध में और पी लो, वो कोई इम्यूनिटी नहीं देने वाला। सिंपल विटामिन, आपकी सिंपल डे टू डे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको इम्यूनिटी देंगे। कैसे लेना है वो हमारे ऊपर है। सेकेंड जो ट्रांसपोर्टर है वो लिवर बनाता है, ठीक है, तो लिवर की हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इससे हट के बात करेंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल, क्योंकि अगर पहला ही ट्रांसपोर्टर नहीं होगा तो पहला स्टेप ही नहीं होगा एब्जॉर्प्शन का। तो अब हमें समझना चाहिए न्यूट्रोफिल। मैं ये स्पेशली स्लाइड थोड़ा अनरिलेटेड लाया हूँ, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कितना बड़ा रोल है न्यूट्रोफिल की हेल्थ का। जो हमारे ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट यानी कि हमारी इम्यूनिटी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसमें आप देखिए सबसे पहला हर एक फंक्शन में आप पढ़ पा रहे होंगे जो एक्वायर्ड डिसफंक्शन है, डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज। तो जितना प्यार आपको चीनी से है ना, उतनी ही उसको नफरत है आपके बॉडी को उस चीनी से। बट हमारी ज़बान के फ़ायदे के लिए, ज़बान और दिमाग के आदतों के लिए हम, और उसके बाद अननेसेसरी ड्रग्स जो आप रोज़ लेते हैं, एस्पिरिन, कोल्चिसिन, अल्कोहल। सैनिटाइजर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, 70% अल्कोहल। तो जितनी अल्कोहल कंजम्पशन आप रोज़ करते हैं वो आपके गट लाइन को भी सैनिटाइज करते हैं, उससे भी अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया दोनों खत्म। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स जो रोज़ आप लेते हो, एंटीबायोटिक्स यानी एंटी बैक्टीरियल्स। अब उसको थोड़ा ना पता है कि अच्छे बैक्टीरिया को मारना है कि खराब को। वो माइनर सी आप जुकाम के लिए ले रहे हैं, वो तो पूरी गट को ही साफ कर देता है। इसी वजह से आपकी एंटीबायोटिक लेने के बाद डाइजेशन कई दिनों तक डिस्टर्ब्ड रहती है, सुना होगा आप। उसके बाद सारे एंटीबायोटिक्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, स्टेरॉइड, ये सब जो आपने रोज़ कॉमनली यूज़ करते हुए, अब कोविड के बाद तो और कॉमन हो गया। स्टेरॉइड से पहले तो लोग डरते थे, अब तो खुद ही ओवर द काउंटर लेके खाने लग गए। उसके अलावा न्यूट्रोपीनिया और क्या क्या, आप देखिए एंटीबायोटिक्स आ गया ना, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, विटामिन B12 और D की कमी, ये सब न्यूट्रोफिल की हेल्थ को खराब करते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ ड्रग्स, आई थिंक ऐसी कोई भी दवाई नहीं होगी जो न्यूट्रोफिल की हेल्थ को नहीं खराब करती, एक्सेप्ट फ्यू। और ये देखिए अब एब्जॉर्प्शन में क्या क्या कमी आ रही है। आगे ना प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो आप रोज पेंटोसिड, पैन डी एटसेट्रा गोलियां खा रहे हैं, और ग्लूटन जो आपके गेहूं से भी ज़्यादा मैदा, जो आपको लचीली ऐसे लंबा करके नान बना के देते हैं ना, और जो पिज़्ज़ा ब्रेड बनाते हैं, कितनी सॉफ्ट आपकी सुबह जो ब्रेड आती है, जो कहते हैं कि है तो ब्राउन ब्रेड, उसमें भी पड़िएगा मैदा ही होता है 40% से 50%। उसके अलावा ये जो नरम नरम भटूरे और क्या है जो हम खाते हैं आजकल, कुलचे, और उससे भी ज़्यादा जितना आपका आटा सॉफ्ट बनेगा, जितना आपकी रोटी सॉफ्ट है, उतना ही उसमें ग्लूटन ज़्यादा है, और वही आपको एंटेरोपैथी यानी आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ को ख़राब कर। फिर रेडियोथेरेपी, पैंक्रेटाइटिस, ये सब दवाइयाँ जो हम बात कर चुके हैं। मेटफॉर्मिन सबसे पहली दवाई जो हर शुगर पेशेंट लेता है। तो शुगर पहले तो न्यूट्रोफिल की हेल्थ को ख़राब करती है, तो उससे एब्जॉर्प्शन कम होता है। उसके बाद उसी की दवाई, तो दवाई भी और बीमारी भी, दोनों ही हेल्थ खराब। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स की इम्यूनिटी डाउन रहती है, क्योंकि इम्यून सेल न्यूट्रोफिल तो काम ही नहीं कर रहे, और उनको एब्जॉर्ब करने वाले विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। इसीलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कोर इशू है हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम में। हम डायबिटीज़ को उसकी जड़ में ही पहले ही 5 साल पहले ही प्रेडिक्ट करके ख़त्म करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन रहें, फॉलो करें। नाउ सेकेंड इज फॉलिक एसिड, फॉलेट, विटामिन B9। अब इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें, पहले तो फूड सोर्सेज कहाँ कहाँ आता है। लिवर, जो आप कलेजी खाते हैं ना, कीमा कलेजी, अब हम तो वीगन हैं, हम तो वीगन डाइट बोलते हैं, तो उसके लिए जीस्ट, स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी एंड नट्स। इससे हमारी मोर देन 100 मतलब डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। बट जैसे ही हम इसको कुक करते हैं, और वो भी ज़्यादा पानी में, और वी इंडियंस लव ओवर कुकिंग सैलड्स, तो हमें बस घास फूस थोड़ा ना खाने के लिए हम आए, जानवर थोड़ा ना। तो आप में से कितने लोगों ने स्पिनच कभी सैलड में खाया है, पूछेगा अपने आप से। तो हमें इसीलिए हम कम से कम एक मील रॉ बोलते हैं हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम में, जो भी हमारे से डाइट पसंद करता है लेना। और मैं पर्सनली आई माई सेल्फ टेक 2 अनकुक्ड मील्स एंड 1 कुक्ड मील ओनली इन ए डे। तो लेट्स समराइज, एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होती। एक तो हेल्दी इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोम नहीं है। क्या क्या माइक्रोबायोम को डैमेज करता है, अल्कोहल, जितना आपको प्रोसेस्ड फूड दिया जाए, जितने ये केमिकल्स है,
दो टाइप का फूड होता है, एक होता है प्रीबायोटिक जो हमारे इन गट बैक्टीरिया को बहुत पसंद है, प्रीबायोटिक यानी कि अगर हम वो खा लें तो ये गट बैक्टीरिया अपने आप ही B12 बना लें। सोचा रूमिनेंट्स नहीं, देयर आर स्टडीज, डॉक्टर गरिमा विल शेयर इट लेटर, देयर आर स्टडीज कि हमारी गट अपना B12 खुद बना सकती है प्रोवाइडेड वी गिव देम प्रॉपर रॉ मटेरियल, यानी कि फाइबर जो हम नहीं खाते। हमें मैदा पसंद है, प्रोसेस्ड पसंद है, चीनी पसंद है, शुगरी ड्रिंक्स पसंद है, ऑल पैक्ड जूसेस, डेयरी, ग्लूटन, ग्रेन्स। आप खुद सोचिए, यही से इसी से तो पेट भरते हो। और फिर डे टू डे, आज तो अब तो गर्मी आ गई, रूअफ़ज़ा आन दो, रसना आन दो, कोल्ड ड्रिंक्स आन दो, लिम्का पी ले, जरा घबराहट हो रही है तो एंटीबायोटिक्स, जरा सी जुकाम खांसी लगी नहीं, जाओ यार ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक खा। ये ग्रीन कलर इसलिए दिया कि ये हमें करना चाहिए, ये हम करते नहीं है। लाइव फर्मेंटेड फूड, फाइबर इनटेक, रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, इससे गट हेल्थ इंप्रूव होती है। लिवर, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और एब्जॉर्प्शन लिवर में होती है, तो लिवर की हेल्थ बहुत जरूरी है। तो अल्कोहल, अल्कोहल से भी ज़्यादा लिवर के लिए क्या डैमेजिंग है? चीनी। आज की डेट में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, स्पेशली एडल्ट इंडियन वुमेन एज 60 जिनको मीठा बहुत पसंद है, चाय बहुत पसंद, 3 टाइम चाय के बिना हमारा दिन ही नहीं गुजरता, और उसके साथ दिन की शुरुआत रस से करनी है हमने, तो भाई उनका लिवर डैमेज है फैटी लिवर की वजह से। उसके बाद आपके स्टमक, जिसकी हेल्थ बिगाड़ता है आपका एंटासिड और एंटीबायोटिक जो आप रोज लेते हो अगेन, एंड हेल्दी पेंक्रिया, अगेन अल्कोहलिक एक्सचेंज एंड फैटी लिवर फैटी फूड सॉरी, आपके पेंक्रियास खराब। ये 4 ऑर्गन्स अगर आपके खराब है तो ना विटामिन B12 ना फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होगा अच्छे से। तो समराइज कर लेते हैं कि क्यों हम वीगन्स को नहीं मिल पाता है इनफ। ऐसा नहीं कि वीगन्स ले नहीं सकते या एब्जॉर्ब, ये वीगन्स की डाइट की कमी से ज़्यादा उनके एब्जॉर्प्शन की कमी है जो उनको मिलने नहीं दे रहा। एब्जॉर्प्शन क्यों खराब है? लेट्स मेक इट ए ल्यूसिड वे आपको समझाने का। देखिए, हम क्या प्यार करते हैं? सैनिटाइजेशन। और क्या नफरत करते हैं? बैक्टीरिया। सॉइल का भी अपना माइक्रोबायोम होता है। जितना आपका बच्चा मिट्टी में खेलते हैं ना, आप कंपोस्ट बनाते हो अपने घर में, आप पेड़ पौधे लगाते हो, गार्डनिंग करते हो अपने हाथ से, तो आपके नाखूनों में भी ये मिट्टी के बैक्टीरिया रह जाते हैं। जितना मर्जी आप वॉश कर लो, जितना मर्जी सैनिटाइज कर लो, और वो भी धीरे धीरे जब आप खाना हाथ से खाते हो, कहते हैं ना खाना हाथ से खाना चाहिए, एज ओल्ड विजडम है, वो इसीलिए। तो उसके थ्रू वो विटामिन B12 आपके अंदर भी जाता है। मिट्टी में खेलने दें अपने बच्चे को, इतने सैनिटाइजन फ्रीक ना हो। सेकंड, शुगर। हमें शुगर से प्यार है और नफरत है रॉ वेजिटेबल से, तो अपने आप हमारा गट माइक्रोबायोम खराब हो रहा है। स्पेशली प्रोसेस्ड एंड जंक फूड। वी हैव शेयर्ड यस्टर नाइट वीडियो, ए डिटेल्ड वेबिनार जो हमने किया था गट माइक्रोबायोम हेल्थ पे। उसी जो चीज़ गट माइक्रोबायोम को ख़राब करती है वो चीज़ हमारी एब्जॉर्प्शन को ख़राब करती है। वो इंडियंस लव ओवर कुकिंग आवर फूड, तो सारा ये दोनों हीट सेंसिटिव विटामिन है ख़त्म हो जाते हैं। एंड इवन मोर विटामिन, स्पेशली विटामिन C तो और भी ज़्यादा। आंवला। सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। बैठना हमें बहुत पसंद है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अब सिडेंट्री लाइफस्टाइल रहेगा तो आपकी गट माइक्रोबायोम की हेल्थ ख़राब होगी, आपकी एब्जॉर्प्शन कम रहेगी। एंटासिड, एंटीबायोटिक्स एंड अननेसेसरी मेडिसिन, कितना प्यार है हमें उनसे, कितनी डे टू डे आप यूज़ करते हैं। एंड नाइट वॉचिंग एंड स्ट्रेस। आज बिंज वॉचिंग हो जाए, नेटफ्लिक्स पे बड़ी अच्छी सीरीज़ आई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप समझ सकते हैं। हमारे बच्चे तो खासकर धूप का, ना तो ग्लूटाथायन की तो बात करें, धूप तो वो देखते ही नहीं कई कई दिनों तक। एंड वी हेट बैक्टीरियाज, वी डू नॉट टेक रॉ वेजिटेबल्स। आपको आप बोलते हो ना हम रॉ वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं, कुछ लोग हमारे क्लिनिक पे आके ऐसे बात करते हैं, हम तो ज़रूर सैलड रोज़ खाते हैं। अभी आगे कुछ स्टडी आपको शेयर करेंगे, आपको जो मिथ हो रहा है ना खुद के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। फर्मेंटेड फूड, वी हैव फॉरगॉटन द एज ओल्ड विजडम, जो हमारे बाप दादा पिछली पीढ़ी रोज़मर्रा करते थे मजबूरी में, क्योंकि फ्रिज नहीं था। सामान कैसे बचाते? तो पिकलिंग उनको आती थी, फर्मेंटेशन वो करते थे बहुत आसानी से। रेगुलर एक्सरसाइज, वो भी उनकी मजबूरी थी। चूल्हा नीचे होता था, दादी माँ ने अगर पूरे घर को खाना खिलाना है तो, अगर फैमिलीज भी बड़ी होती थी, एक आदमी एवरेज 3 रोटी भी खा ले अगर, उस वक्त तो खैर ज़्यादा खाते थे, तो एक बार चूल्हे में उठेगी, एक बार बैठेगी, एक रोटी देगी, फिर उठेगी, फिर बैठेगी, एक रोटी में 2 बार स्क्वाट्स हो जाता था। मान लो 20 रोटी बनाई तो 40 स्क्वाट्स तो ऐसे ही हो गए, और उसके अलावा दाल वाल और देते देते 50 स्क्वाट्स तो उनको एक मील में हो जाते थे। चक्की चलाना और 50 चीज़, तो वैसे चलो वो नहीं होता था, आजकल सहूलियत है तो आप वैसे एक्सरसाइज कीजिए। टॉलरेट करिए टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट को, बुखार को। मैं 104 बुखार तक भी अपने घर में दवाई नहीं यूज़ करते, हम कोई पैरासीटामोल नहीं लेते, कोई एंटीबायोटिक तो हमारे शायद आए सालों हो गए, क्योंकि हम होम्योपैथ ऑफकोर्स हैं, लेकिन फिर भी हम सहते हैं, होम्योपैथी दवाई भी कोशिश करते कम लें। और प्रॉपर स्लीप एंड माइंडफुलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में।
बिकॉज स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है इसके लिए। अच्छी किताब। अब आप लोग बोलते हो हम तो सैलड खाते हैं, एक गाजर काटेंगे पूरी फैमिली 6 की खा लेगी, कितनी खा लेते हो? तो स्टडीज़ बताती हैं कि 98% इंडियंस डू नॉट ईट इनफ वेजिटेबल। अभी इकोनॉमिक्स सर्वे आया था एक, उसमें बताया है कि हम अपनी वेजिटेबल पे जितना खर्चते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा हम बेवरेजेस पे खर्च देते हैं, शुगरी ड्रिंक्स पे खर्च देते हैं। सोच लो। और फिर हम बोलते हैं महंगाई है महंगाई है। 50 60 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे जो एक बार में ख़त्म कर देगी फैमिली। 80 रुपए किलो के सेब नहीं ले सकते जो हम एक हफ्ता खा लेंगे। और फिर महंगाई महंगाई रोते रहते हैं। एक्चुअली वी आर फॉलोइंग ए वेरी सैड डाइट, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। इट इज़ सेम एज स्टैंडर्ड इंडियन डाइट। अपने आप से पूछिए, आप पूरे दिन की कैलोरीज अगर मान लो खाते हो, उसमें 70% कहाँ से आ रही है? गेहूँ, दूध और चीनी। तीनों ही डैमेजिंग है आपके गट के लिए, तीनों ही आपको डायबिटीज़ देते हैं। समझ लिया? और वेजिटेबल्स और वो कितना थोड़ी सी खाएंगे, उसमें भी आलू डाल के पका पकू के इतनी सी रह जाती है। तो इस सैड सिनेरियो को पलटना है, इस पूरे पिरामिड को उल्टा कर देना है। आपकी डाइट इस तरह से होनी चाहिए, मैक्सिमम कैलोरीज आनी चाहिए रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स, नट्स, इन सब से। और धीरे धीरे अगर आपकी बहुत मेहनत करते हो, दिनचर्या तामसिक है, मेहनती है, तब आप डेयरी और मीट की तरफ सोच सकते हो। बट मेरे हिसाब से अर्बन लाइफ में तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि ये सिर्फ डिजीज़ ही देते हैं। दैट इज़ वाई वी रिकमेंड ओनली वीगन डाइट। तो अब बात करते हैं फूड सोर्सेज पे। प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होती वो भी डिस्कस कर ली। अब एब्जॉर्प्शन ठीक कैसे करें, उनका सोल्यूशन की तरफ है। वी आर वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड इन स्पेशली इन प्रोत्साहन प्रोग्राम। ठीक है, तो कैसे करना है अब बता देते हैं। माइक्रोब्स ओनली जनरेट वाइटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड ऑल्सो। तो पहले तो हमें माइक्रोब से दोस्ती करके उनसे यूज़ करना, उनको इस्तेमाल करना सीखना है। तो हमें एज ओल्ड विजडम है, जो मैं कोई नया रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला, कोई नई रेसिपी नहीं बताने वाला। सेम ओल्ड फर्मेंटेशन की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करके डे टू डे इम्प्लीमेंट करना है, जो मैंने इनोवेट करके कुछ कॉमन ईजी वे बना दिया, जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट, सिर्फ नमक, पानी और कांच का बर्तन चाहिए आपको। रेस्ट ऑल इट विल बी डन बाय इटसेल्फ। इतने माइक्रोब्स एफिशिएंट है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सारी हम शेयर करेंगे। तो क्या करना है, हमने गट के माइक्रोबायोम को डाइजेस्ट कर, पहले तो प्रीबायोटिक पे ध्यान दीजिए। तो फाइबरस फूड, सबसे ज़्यादा फाइबर किस में आपको पता है, जिससे आपकी बड़ी दुश्मनी होगी है? कीड़ा है जी, कीड़ा है जी, कीड़ा है, कैबेज एंड इसकी फैमिली के सारे, ब्रोकली, पत्ता गोभी, ऑल देन द नॉर्मल जो हम फूल गोभी खाते हैं एट्सेट्रा। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेटस हो गया, पालक हो गया। अभी गर्मी में पालक नहीं है तो एक और साग आता है जो नॉर्थ इंडियंस को पता ही नहीं है, उसे अमरंथ कहते हैं। मेरे छत पे भरपूर लगा हुआ है। रेड भी आता है। उसके अलावा पोइया कहते हैं बिहार यूपी में। इट इज़ कॉल्ड मलाबार स्पिनच, जो गर्मियों में बहुत स्पिनच की तरह देता है। देन कुंदरू हो गया, छत पे लगा है मेरी। मैनी अदर वेजिटेबल्स आर इजीली अवेलेबल, तो ये यूज़ कीजिए। उसके अलावा फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेशन को लेके आइए। और ये कोई मैं नई चीज़ नहीं, फर्मेंटेशन मैं कोई ये बहुत सारे पैसे खर्चे खम्बूचा खरीद दीजिए बाहर की, कोई ऐसी डिश नहीं है। हमारे इंडियन स्टेट्स में, हर स्टेट में, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, मैं हिमाचल से हूँ, तो बबरू है, सिड्डू है, और क्या कहें, भटूरू है। ये सब आटे को फर्मेंट करके, यीस्ट यूज़ करके हम, एज ओल्ड डिशेज़ है, कांगड़ा कुजीन में बहुत यूज़ होती है। उसके अलावा मणिपुर जाएंगे तो हवा जा रहा है, गुंदरुक यूज़ होता है, नेपाल, सिक्किम वगैरह। इतने सारे विनेगर्स, आप गुड़ से भी विनेगर बनाते थे। विनेगर भी क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, उसमें भी B12 होता है। उसके अलावा पिकल्स हैं, किमची है, सॉरक्राउट है, मीज़ो है, खम्बूचा है, जो मर्जी आप यूज़ कीजिए। बट ये कम से कम डेली आपको यूज़ करना है, क्योंकि इनमें नेचुरल तत्वों में मात्रा एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होती। तो थोड़ी अच्छी मात्रा रोज़ थोड़ा थोड़ा लेंगे तो आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम B12 की कमी दूर कर लेंगे। स्प्राउट्स ज़रूर खाइए, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाती है स्प्राउटिंग। यानी कि अगर विटामिन B12 दाल ने 50% देना है, तो अगर उसको स्प्राउट कर देंगे तो वो 80% तक पहुंच जाएगी। इतने इजीली एब्जॉर्बेबल हो जाती है, क्योंकि उसमें इंजाइम्स और बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। फिर मशरूम्स है, मशरूम्स की और बात करें, वैसे तो ये फॉलिक और इसमें रिच है। इसके अलावा ये विटामिन D भी आपको दे सकता है, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। मशरूम को पकाने से पहले थोड़ा पानी में भिगो दें ताकि वो ड्राई आउट ना हो, और धूप में रख दें, बिकॉज इट्स ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंगाई है। ये विटामिन D एब्जॉर्ब करता है, जैसे हमारी बॉडी करती है धूप से। और फिर उसको आप पकाएं तो आपकी डिश की विटामिन D प्रोफाइल बढ़ जाएगा। तो विटामिन D भी यहाँ से पूरा किया जा सकता है। एल्गे, क्लोरेला, स्पिरुला, इनके आजकल सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। जीस्ट,
यीस्ट नेचुरल भी सेक्रेट हो सकता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट में हमें यूज़ करना पड़ेगा, वैसे भी। और स्पिनच, ग्रीन स्प्राउट्स को कोशिश करें जितना रॉ फॉर्म में खाइए। ये एक चार्ट है, कॉमन चार्ट मैं बता रहा हूँ, जो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन B9 का, फॉलिक का। अब इसमें देखिए सबसे रिच है लेंटिल्स। सिर्फ 1 कप लेंटिल खाने से 90% डेली वैल्यू पूरी हो जाती है। और सोचिए अगर इसको हम, लेकिन लेंटिल्स हम खाते कैसे हैं? दाल के रूप में पका के। अगर इसको हम रोज़ स्प्राउट ऐड कर दें क्वांटिटी, और नियम से खाएं कि रोज़ खाना ही है। जैसे मेरे क्लिनिक आप आएंगे, मेरे इवनिंग स्प्राउट में आपको मेरे बैग में हमेशा ये मिलेगा। और इसकी मैं और इनहांसिंग वैल्यू आपको एक रेसिपी बताऊंगा कि इसको कैसे और डबल ट्रिपल कर लें। तो हमें करना क्या है? फर्मेंटेशन। ये रूमिनेंट्स तो रूमिनेंट्स हैं, इनके पास ये र्यूमन नाम का ऑर्गन है, इसी के नाम पे इनका नाम रूमिनेंट्स पड़ा है। यहाँ इनकी फर्मेंटेशन होती है नेचुरली। अब इनके पास तो कोई नमक वमक अवेलेबल है नहीं, तो नेचर ने इनको प्रोवाइड कर दिया है। खाते हैं, पहले यहाँ फर्मेंट करते हैं, फिर इसको वापस ले जाते हैं, दोबारा जुगाली करते हैं, तो इनकी तो कमी पूरी हो जाती है। बट ह्यूमंस के पास ये है नहीं। तो हमको जो डिशेस में करना है ना, वो फर्मेंट करना है। हमने ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज़ करना है। देखिए कितने फायदे। ये एक रिसर्च पेपर आपके सामने। आपकी इम्यूनिटी, हम सोचते हैं इम्यूनिटी कहाँ है? जितने ब्रेन में आप सेरोटोनिन, डोपामिन जो पार्किंसोनिज्म में, आपको खुश रखने का हार्मोन सेरोटोनिन, फील गुड, एंडोर्फिन्स, ये सब कौन सेक्रेट करता है? आपकी गट करती है। देखिए 1200 ग्राम का हमारा ब्रेन है, और 1200 ग्राम के ही ये बैक्टीरिया हमारे गट में रहते हैं। लेकिन इतने बड़े ऑर्गन का भी कोई डिस्कशन नहीं है किसी भी मेडिकल करिकुलम, हमें भी नहीं पढ़ाया गया। ये तो हमारी फेलियर्स हैं जो हमें रिसर्च करने में मजबूर करते हैं, और वो रिसर्च करें। जो क्लिनिक पे दवाइयाँ फेल हो रही हैं, तो हमने फिर डाइट की तरफ ध्यान दिया कि क्या डाइट खुद भी फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं कि डिजीज़ को रिवर्स करें। अब हम कुछ इजी रेसिपीज़ की तरफ आएंगे। एक ग्लास जार है, इसमें मैंने कुछ कैरेट के पीसेस ऐड कर दिए हैं, और इसमें नमक डाल के छोड़ दिया। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, आपको नमक उतना डालना है अराउंड 5%, यानी कि 1 टीस्पून 100 ml है। 7% से कम होना चाहिए। ये टेक्निकलिटीज़ है। लैक्टिक एसिड बेसिलई एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो आपने क्या करना है, पानी लिया जितना आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से नमक डाल दिया, यानी 1 लीटर में 50 ग्राम के आसपास। 100 ml में 5 ग्राम, यानी 1 टीस्पून। इसको घोल लेंगे, इसको कहते हैं ब्राइन। ये ब्राइन बन गया। उसके बाद इसमें आप वेजिटेबल्स डाल दीजिए। मैंने ये यूज़ किए हैं, इसमें कुंदरू है और मिर्ची है, दोनों मेरे छत पे लगे हुए हैं, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है ये। इसको डाल के पानी में छोड़ देना है। इसके ऊपर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसी वेट डाल दीजिए ताकि ये वेजिटेबल की वाटर की सरफेस से ऊपर एक्सपोज ना हो। एनारोबिक का मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलनी। तो ये मैंने पत्थर यूज़ किए हैं कुछ, दीज आर नॉन रिएक्टिंग पत्थर, ये मार्बल्स हैं। इसको बंद करके रख देना है। 5 दिन में आप देखोगे ये सारी वेजिटेबल्स सौर हो जाएंगी, खट्टी हो जाएंगी, जैसे ये मैंने बना के रखा था। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ कुछ सफ़ेद सफ़ेद जम रहा है। आपके भी जमेगा, डोंट वरी, ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। ये वो जीस्ट है जो हम बात कर रहे थे, इसे काम जीस्ट बोलते हैं। क्योंकि जितना मर्जी आप वेजिटेबल्स को वॉश कर लीजिए, उसमें कुछ बैक्टीरिया रहेंगे, बट मेक श्योर कि जैसे ये हवा में आ गई ना, हवा के एक्सपोज होगी ये गाजर, ऐसे एक्सपोज नहीं होनी। तो अब ये दबी रहेगी पानी के अंदर। ये 5-6 दिन पहले बनाई गई थी, तो ये तैयार है। यू कैन हियर द क्रंच इन इट। आपको क्रंच आ रहा है? क्रंच कितने स्वाद। और ये आप सैलड की, नॉर्मल गाजर का सैलड खाने जाए, इसको खाइए। एक तो आपके गट माइक्रोवेव में और डाइजेशन के लिए इतना अच्छा, और आपका B12 की कमी इजीली पूरी कर देगी। नंबर 1 इज दिस। कोई मुश्किल है? सबसे सिंपल रेसिपी, कोई इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। सेकंड, घर में चावल बनाते हैं बच गए मान लो। अब ये भी लोग बोलते हैं वीगन लोगों को छाछ की बड़ी कमी महसूस होती है। अब क्या करें? अब मैं तो वीगन हूँ, मैं तो दही खाता नहीं। तो चावल बच गए। अब रात को क्या करो, आप चावल में पानी डाल के उसको बीट करके पीस दो, ग्राइंड कर दो। उसको ग्राइंड करके जो वो घोल बना, कितना आपको थिक चाहिए थिन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको ऐसे मिट्टी के बर्तन में ग्राइंड करके डाल दो। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी सूती कपड़ा बांध दो और रात भर इसको रहने दो। ये फर्मेंट हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इसे कहते हैं अम्बली। दिस इज नोन एज ए फर्मेंटेड पॉरेज। आप दलिया ले सकते हो, आप रागी ले सकते हो। रागी को पानी में गरम, यानी रागी का सूप टाइप बना के, ताकि वो मतलब कुक हो जाए। तो कुक करके उस किसी भी ग्रेन को आप इस मिट्टी के बर्तन में डाल दो। इवन गेहूं भी, दलिया भी, कुछ भी। ये जब खट्टी हो जाएगी, इसके बाद स्वाद अपने हिसाब से या तो ऐसी पी लो, या फिर सुबह उठ के तकरीबन 12 से 14 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग ऑफ वेदर। अगर टेम्परेचर कम है तो फर्मेंटेशन का टाइम बढ़ जाएगा। अभी आजकल गर्मी है तो 3 ही दिन में सौर हो जाती है वेजिटेबल्स, और ये 12 घंटे में तैयार हो जाता है।
इसके बाद इसमें तड़का अलग से लेना है, पकाना नहीं, क्योंकि पकाओगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो बैक्टीरिया को मारना नहीं है। तो आप एक कड़छी में थोड़ा सा कोई भी मस्टर्ड ऑयल लेके, राई, मैं मोरिंगा लीव्स लेता हूँ, या फिर आप कड़ी पत्ता का वो ले लो तड़का, और इसको ऊपर से डाल के मिक्स कर लो अच्छे से, तो उससे स्वाद भी आ जाएगा और आपको छाछ की कमी भी पूरी हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से दिखता है। हो गया ना छाछ वाला काम। इसको आराम से एंजॉय इट, और मुंह में रख के पियो इसको, थोड़ी देर मुंह में रहने दो, ताकि सलाइवा इसको पहले से ब्रेक डाउन कर दे, बायोअवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है ऑफ द B12 एंड D। ये इवन जॉइंट पेशेंट्स भी पी सकते हैं। लोग बोलते हैं कि इसको राइस कांजी भी बोल सकते हो आप। लोग बोलते हैं कांजी पीते हैं तो हमारा दर्दें बढ़ जाती है। कई लोगों ने, हमारे पेशेंट ने ये कंप्लेंट बताई है। तो उसकी वो लोग ये वाली कांजी, ग्रेन कांजी कह लो इसको, ये पी सकते हो, या अम्बली। नाउ कम्स कांजी का ही दूसरा फॉर्म, ये बीटरूट कांजी है, क्योंकि अब काली गाजर नहीं मिल रही है। वैसे काली गाजर की कांजी या बीटरूट कांजी, ये सब आपके बड़े बूढ़े रोज बना के रोज पीते थे, उनको पता था इसकी वैल्यू। हम लोग भूल भाल गए हैं सब, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इस तरह से कांजी, ये मैंने 3 दिन पहले ऊपर धूप में रख दी थी। आई डोंट वॉन्ट वेस्ट इवन ए ड्रॉप ऑफ इट, ठीक है। एक तो बीटरूट वैसे ही फॉलिक एसिड में बहुत रिच होता है, और अगर हम इसकी कांजी बना दें और बैक्टीरिया आ जाए इसमें, तो एक तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनमें एंजाइम दे देते हैं, इजीली एब्जॉर्बर। और इसके साथ साथ हम कितने सारे गुड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया अंदर इंटेस्टाइन तक पहुंचा देते हैं। ये बहुत डिलीशियस है। इसके साथ एक खास बात का ध्यान रखें, हमारे गट में, स्टमक में खासकर, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक, वो कई बार इन बैक्टीरियाज को मार देता है। तो टू अचीव दैट कि ये बैक्टीरिया जो हमने खाए हैं ये हमारे गट तक पहुंच जाए, इसके लिए इससे आधा घंटा पहले अगर आप कोई फैटी मील ले लें, यानी मूंगफली खा लो, नारियल खा लो, नारियल की चटनी खा लो, नारियल का तेल पी लो, ऑलिव ऑयल पी लो, एनीथिंग दैट कोट्स योर स्टमक विद सम फैट, वो इसको ईजिली नीचे पहुंचा देगा। इसीलिए ये जो एड्स आती है आपको प्रोबायोटिक ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, याकूल्ट एटसेट्रा, दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज, या ये कैप्सूल्स भी, बिकॉज ये स्टमक को पार ही नहीं कर पाते, और वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर पाते, तो बैक्टीरिया ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से कम हो जाते हैं। लैक्टोक एसिड बैक्टीरिया जो है ना, खुद तो रहेगा ही, हेल्दी तो करेगा ही, लेकिन ये जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं और एनारोबिक बैक्टीरियाज जैसे क्लेप्सियला है, टाइफॉइड है और साल्मोनेला है, इनको नहीं बढ़ने देता गट में। जैसे कल जो हमने आपको गट माइक्रोबायोम के बारे में बताया, इलिया मैक्निकोव ने कॉलेरा एपिडेमिक में खुद कॉलेरा ब्रोथ पी ली और ठीक रहे थे। तो सिमिलर बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसके बाद ये तो आप सबको पता ही है, रोज़ का ही काम है आप लोगों का, स्प्राउट्स। बट हम स्प्राउटिंग करते तो हैं, लेकिन रोज़ नहीं करते। और लेंटिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लोग बोलते हैं स्प्राउट खाता हूँ तो मेरे को गैस बन जाती है, ये बड़ा कॉमन इशू है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये मेरे क्लिनिक आओगे तो मेरे बैग में मिल भी जाएगा, टेस्ट करना हो तो कभी क्लिनिक आ जाइएगा। इसमें क्या है, ये तो ले लिए स्प्राउट्स थोड़े, उसमें मैंने डाल दिया सारक्राउट। मैं ये सारक्राउट हमेशा बना के रखता हूँ अपने फ्रिज में, मेरे ख़त्म नहीं होता है। कैसे बनाना है लास्ट डिश है, वो भी समझाऊंगा, क्योंकि ये सारे मेरे हाथ गंदे कर देगा। तो आपने ये सारक्राउट और ये बना लिया, आई थिंक ये विजिबल है आपको। इसके बाद क्या करता है सारक्राउट, नाम ही सार है, ये खट्टा होता है, इसमें सॉल्ट पहले से है। तो आप स्प्राउट की चाट बनाते हो, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा प्याज डालना है, चटनी डालनी है, मैं थोड़ी हरी धनिया की चटनी वगैरह जो मर्जी करे डालो। और इससे एक तो ये डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, तो जो आपको गैस बनती है वो नहीं बनती। दूसरा, स्प्राउट में अपना फॉलिक एसिड और वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमने बढ़ा ली, साथ ही साथ हमने बायोअवेलेबिलिटी सारक्राउट से भी ले ली, और उसका टेस्ट भी इन्हांस कर लिया। और माइक्रोबायोम का तो ये, इसे मैं कहता हूँ B12 बॉम्ब। ये डिश आप रोज़ ले लो थोड़ी थोड़ी, तो और कुछ नहीं, बॉयल नहीं करना है, रॉ बॉयल कर देंगे तो आप फिर बैक्टीरिया ख़त्म। तो फॉलिक एसिड B12 तो पहुंच जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया माइक्रोबायोम नहीं पहुंचेगा अगर आप उसको बॉयल करते हो तो। इसी बॉयल से बचाने के लिए अब बात करते हैं सारक्राउट की, कैसे बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे फ्रिज में ये कभी ख़त्म नहीं मिलेगा आपको। मैंने क्या लिया है, मैंने थोड़ा इंडियनाइज कर दिया। वैसे इससे सारक्राउट का असली मतलब है फर्मेंटेड कैबेज, इट्स ए कोरियन डिश, जैसे किमची सैलाड है। मैंने यहाँ पे लिया है गाजर, ये 2 ऑरेंज वाली गाजर आजकल आ रही है, बीटरूट,
एंड कैबेज, तीनों को कद्दूकस कर लो अच्छे से, ठीक है, तीनों को मिक्स कर लो। एंड बी जनरस विद सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट ने इसको बचाना है। तो तकरीबन कितनी क्वांटिटी है ये, आधा आधा एक एक पीस है सबका, आधी कैबेज है, एक गाजर है और एक चुकंदर है। तो इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट जाता है। सॉल्ट डाल के डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ योर हैंड। कोई बहुत, अभी मैंने बताया बैक्टीरिया से दोस्ती करो, तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो। कर लिया मिक्स, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। मैं कोई मुश्किल काम बताते ही नहीं हम लोग, मैं और डॉक्टर गरिमा कोई स्पेशल आपको फैट डाइट तो बता नहीं रहे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, ये मिक्स कर लिया आपने। अब इन तीनों चीज़ों में अपने आप में B12 फाइबर, पहले तो प्रीबायोटिक हो गए, ये सारे फाइबरस हैं, उसके बाद हमने इसको प्रोबायोटिक भी बना दिया। तो प्री और प्रो दोनों एक ही जगह मिल गए, कौन सा कैप्सूल खरीदने की जरूरत पड़ रही है हमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे मेरा पुराना जार है, इसमें पहले से कुछ बैक्टीरिया है, मैं ये जार धोता नहीं हूँ कभी भी, तो बहुत गंदा हो जाए तो अलग बात है। क्यों नहीं धोता, क्योंकि इसमें जो पुराना बैक्टीरिया है ना, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस का एक इनिशिएटिंग फैक्टर बन जाता है, इनिशियल एंजाइम बहुत हो जाते हैं। इसको उठा के इस जार में रख दूंगा मैं भर के, और ये जार में अभी पुराना निकाल के फिर डालूंगा। और ये जार को बंद करके रख दो आप कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है धूप में रखना, छाया में रखो। 3 दिन में ये खट्टा हो जाएगा, आप देखेंगे। जब आप ये बनाओगे तो देखना ऊपर वाइट लेयर भी जमेगी। वाइट लेयर से डरना नहीं है, वो यीस्ट ही है, बट कीप मिक्सिंग इट, रोज़ खोल के मिक्स कर लो। इनको भी जो आपने वेजिटेबल रखे हैं रोज़ चेक कर लो एक बार कि कोई वाइट, क्योंकि मोल्ड जो होगा ग्रीन कलर का होगा, वो ग्रीन हो गया तो समझो ये खाने लायक नहीं बचा। वो तभी होगा जब आपकी वेजिटेबल एक्सपोज हो जाएगी, या आप उसको कंटेमिनेट कर दोगे कुछ गंदा या मोल्ड वाली चीज़ उसमें डाल के, ठीक है। तो दिस इज़ द रेसिपीज़। तो कौन कौन सी रेसिपी हमने शेयर की, कांजी हो गई, अम्बली हो गई, सारक्राउट हो गया, स्प्राउट्स विद सारक्राउट हो गया, और क्या है, अम्बली हो गई, और पिकल्ड वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल आप पिकल कर सकते हो। ये जो हम सबवे वगैरह जाके खाते हैं ना, ये सब पिकल्ड वेजिटेबल्स ही होते हैं, ठीक है जी। तो ऑल दिस आई थिंक इज इनफ फॉर मी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Yes, please, Dr. Grimm. Yeah, just a second. I think my mic is. Yeah, you are audible. Am I audible Yes, and visible? yes. Yeah. All right. Hi, everybody. Yes. So I think Dr. Jayant has very explicitly covered everything. उन्होंने सब बता ही दिया है कैसे क्या करना है, and wonderfully he has explained practically also कि कैसे हम अपनी अपने बॉडी को विटामिन B12 एफिशिएंटली प्रोवाइड करा सकते हैं अलॉन्ग विद फोलेट। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ चीजें, बस मैं थोड़ी चीजें और बात करना चाहूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना लोगों को ये समझ नहीं आता है कि नहीं, विटामिन B12 तो सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स या इन्हीं से ही हमें कंज्यूम हो सकता है, नहीं तो हमको उसका वो लेना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बात की थी बायो अवेलेबिलिटी की, उस पर मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी का मतलब कि अगर आपको कोई कहता है कि अंडे में दिस मच विटामिन B12 है, तो जितना उस एग में अवेलेबल है, क्या आपको वो सारा मिल पा रहा है? इफ यू आर कंज्यूमिंग इट, नो। You would be surprised to know that bioavailability from cooked eggs is only 3.7 to 9.2%. तो अगर आप ये सोच के एग्स कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारा विटामिन B12 लेवल हमें सफिशिएंट इससे मिल जाएगा, दैट इज रॉन्ग। उससे बहुत ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी आपको आपके फर्मेंटेड फूड्स और स्प्राउट से मिल रही है। सो दीज आर सर्टेन मिसकंसेप्शंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन B12 की बायो अवेलेबिलिटी फ्रॉम मिल्क लूज हो जाती है व्हेन इट इज बीइंग प्रोसेस्ड। Whey protein, which is being which is being popularized in every gym and by every probably nutritionist other than us, but they don't tell you that जो lactic acid fermentation की उन्होंने बात की है, Dr. Jayant was just telling you the lactic acid जो which is responsible for this fermenting and for all the absorption in your gut, वो considerably reduce हो जाती है when whey is being processed in your this industries and all. So there are certain myths that we have to burst before accepting ki why this vegan program, before constructing this vegan program. It's nothing like Dr. Jain showed you, everything is based on research.
अब आपने पढ़ा होगा विटामिन B12 का, जब when Dr. Jayant was saying it can only be synthesized through bacteria, थ्रू योर कोलोन बैक्टीरिया एंड अदर, बिकॉज एनिमल फूड्स में वो होता है, इसलिए आपको उधर से वो मिल जाता है थ्रू योर मीट्स एंड ऑल. बट लेकिन अगर हम बात करें, देर आर रिसर्च पेपर्स विच टेल यू फोलेट जो उन्होंने बात की, और दिस B12, हमारा कोलोनिक बैक्टीरिया, अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है, इफ वी आर कंज्यूमिंग इनफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक फूड्स दैट डॉक्टर जैन जस्ट डिस्कस्ड अबाउट, हमारा कोलोनिक बैक्टीरिया जो B12 या B9 सिंथेसाइज करेगा, दैट कैन बी 100% बायो अवेलेबल टू अस. और हमको इनकी क्वांटिटीज कितनी चाहिए? वी जस्ट नीड 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन B12 पर डे. जस्ट इमेजिन, माइक्रोग्राम कितना कम होता है. डेफिशिएंसी आती है, आई एम नॉट सेइंग डेफिशिएंसीज नहीं आती है, डेफिशिएंसीज तब आती हैं जब हमने इन सब चीजों को कंज्यूम ही नहीं किया. हम सिर्फ और सिर्फ अपने रिलायबल सोर्स मान लेते हैं डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट्स या वे को, जिसका मैंने आपको बताया कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी कम हो सकती है. देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनकी ज्यादा है, बट देन नाउ द रीसेंट स्टडीज यू विल सी, दे विल से व्हाई टू गो टू अ प्लांट बेस्ड डाइट, बिकॉज उनके इतने अपने हार्म्स हैं. आप अगर इफ यू आर जस्ट कंज्यूमिंग डेयरी एंड एनिमल प्रोडक्ट्स थिंकिंग कि अपने हमको विटामिन और न्यूट्रिएंट लेवल्स हमको अपने अच्छे रखने हैं, यू आर एडिंग ऑन टू ऑल द मोर डिजीजेस टू इन योरसेल्फ. तो उन सबको टू फाइट ऑल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब तरीके से हमको समझना पड़ेगा. आई शेयर वन रिसर्च पेपर इन द ग्रुप ऑल्सो विच टॉक्स अबाउट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फोलेट. इट माइट बी टू टेक्निकल फॉर यू, बट उसमें साफ साफ लिखा हुआ है. It tells you about the bioavailability from all these, and how you can synthesize it in your body yourself. The other, if we talk about folate, उसकी हमको सिर्फ 300 से 400 माइक्रोग्राम पर डे हमको चाहिए, जो हमको बहुत आसानी से, लाइक डॉक्टर जैन टॉक्ट अबाउट स्पिनच. 3 चीजें याद रखिए: पल्सेस, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स.